बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल जहान। बुद्धि ना बांधो भैया, नहीं तो बुरी नैया। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, अभी अभी आपने मेरे मुंह से जो पंक्तियां सुनी है, उससे आपने स्वतः ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भिरंत और इसके लेखक हैं संजीव। तो बच्चों, लेखक संजीव ने इन पंक्तियों के द्वारा हमारी बुद्धि यानी कि हमारी शिक्षा, हमारी बुद्धिमत्ता का महत्व बताया है। बच्चों, लेखक संजीव कहते हैं, बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए। यानी बुद्धि या हमारा जो ज्ञान है वह किसी बाजार में नहीं बिकता है, ना ही उसे हम किसी बाजार या हाट से खरीद सकते हैं। और हमारा जो ज्ञान है, हमारी क्षमता, हमारी शिक्षा, उसको कोई भी चोर नहीं चुरा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे धन संपत्ति की चोरी कभी भी कोई भी चोर कर सकता है, किंतु हमारा जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारा ज्ञान है, उसे कोई भी चोर नहीं चुरा सकता है। ना ही उसे हम किसी हाट बाजार में बेच सकते हैं, ना ही चुरा सकते हैं। आगे लेखक संजीव कहते हैं, बुद्धि चढ़े जब शान, यानी बुद्धि जब हमारी जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, वह जब बहुत विस्तार हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, चमके सकल जहान, तो हमारा जो क्षमता है, हमारी जो बुद्धि है, वो हमें पूरे संसार में, सकल संसार मतलब पूरे संसार में हमें अपनी पहचान दिला देती है। इसलिए कहते हैं लेखक कि हमें अपने बुद्धि को बांधना नहीं चाहिए, यानी उसे सीमित नहीं करना चाहिए, उसे समेटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने ज्ञान के भंडार को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए। क्योंकि इसी ज्ञान के बल पर, इसी बुद्धि के बल पर हमें समस्त संसार में अपनी पहचान मिल सकती है और हम अपने समाज और राष्ट्र को भी अपने बुद्धि से, अपने विवेक से प्रकाशवान बना सकते हैं। इसलिए बुद्धि का और ज्ञान का समूचे संसार में बहुत ही ज्यादा महत्व है, धन संपत्ति से भी ज्यादा महत्व है। तो बच्चों, यह तो हुई बुद्धि की बातें, और इसी बुद्धि की बातें हम आगे इस पाठ में, हमारी जो आज की यह कहानी है भिरंत, उसमें भी पढ़ेंगे। किंतु कहानी आरंभ करने से पूर्व इसके जो लेखक हैं संजीव, उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, लेखक संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर नामक स्थान पर हुआ था। और बच्चों, यह लेखक संजीव जो हैं, कहानी और उपन्यास दोनों चीजों पर समान रूप से इन्होंने रचनाएं की हैं। प्यारे बच्चों, लेखक संजीव हिंदी साहित्य की जनवादी धारा के प्रमुख कथाकारों में से एक हैं। इन्होंने कहानी एवं उपन्यास दोनों विधाओं में समान रूप से रचना कर्म किया है। प्रायः समाज की मुख्य धारा से कटे विषयों, क्षेत्रों एवं वर्गों को लेकर गहन शोधपरक कथा लेखक के रूप में इन्हें स्थान प्राप्त है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, लेखक संजीव ने अपने लेखनी के माध्यम से अपनी रचनाओं में उन विषयों को उठाया है जिस पर समाज के अन्य लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। तो बच्चों, लेखक संजीव की प्रमुख रचनाएं हैं 30 साल का सफरनामा, अपराध, टीस, प्रेत मुक्ति आदि। इस तरह से इन्होंने अनेकों कहानियां एवं उपन्यास लिखी है और इन्हें कई प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो इन्हें जो सम्मान विशेष रूप से मिला है, वे है 1997 ईस्वी में कथाक्रम सम्मान, 1998 ईस्वी में गण मित्र सम्मान, 2005 ईस्वी में भिखारी ठाकुर सम्मान। तो बच्चों, यह तो हो गया लेखक संजीव की जीवनी। अब आइए, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं।
यह आपका जो पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है भिरंत। तो बच्चों सबसे पहले शीर्षक पर बात करते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं इसका शीर्षक है भिरंत और यह भिरंत शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, लिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। लिंग दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यह भिरंत शब्द जो है वह क्या है? स्त्रीलिंग। और इस भिरंत का अर्थ क्या होता है? भिरंत का अर्थ होता है मुकाबला या मुठभेड़। बच्चों या इसे हम सामना भी कह सकते हैं। जब दो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है या एक दूसरे का वे किसी विचारों पर मतभेद रखते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं या दो लोगों के बीच मुठभेड़ होती है तो उसे हम कहते हैं भिरंत। तो यह तो बात हो गई शीर्षक की, और शीर्षक से आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस पाठ में दो पात्रों के बीच किसी भी बात को लेकर आपसी मतभेद है या विचारों के बीच का मुठभेड़ है। तो बच्चों इस पाठ के दो प्रमुख पात्र हैं। पहले तो मास्टर जी जिनका नाम है पंडित बुद्धिनाथ, और दूसरा प्रमुख पात्र है उनका ही शिष्य गणेश, जिसे पंडित जी बुद्धूराम या गोबर गणेश भी कहते थे। बच्चों ये पंडित बुद्धिनाथ जो थे वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे। एक तरह से कहें तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुमान था। गुमान यानी कि घमंड या अभिमान। ऐसे पंडित जी का बड़ा नाम भी था। आसपास के क्षेत्रों में पंडित जी की बुद्धि की बड़ी तूती चलती थी, क्योंकि कहा जाता था कि पंडित जी बुद्धू से बुद्धू बच्चों को भी शिक्षित करके बुद्धिमान बना देते थे, और वो भी कैसे? घिस घिस कर, माज माज कर। तो बच्चों घिस घिस कर और माज माज कर करने से तात्पर्य है अथक परिश्रम से और बार बार पाठ के दोहराने से। तो इस प्रकार से पंडित जी अपने बुद्धू से बुद्धू शिष्य को भी तेज बना देते थे परिश्रम के बल पर। और ये पंडित जी जो थे इनके पढ़ाने का ढंग भी बड़ा ही अनूठा था। ये कहानियों के माध्यम से पढ़ाते थे। अपने पाठ को ये कहानियों के माध्यम से शुरू करते थे और अंत में नतीजे तक पहुंच जाते थे। और दूसरी तरफ था इनका शिष्य जिसका नाम था गणेश। वह लकीर का फकीर नहीं था, यानी कि पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाने वाला बच्चा नहीं था। जैसे बच्चों होते हैं कुछ विद्यार्थी कि मास्टर जी जो भी बोल दिए बस उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसे कहते हैं लकीर का फकीर। किंतु यह जो गणेश था वह अपनी तर्क शक्ति के बल पर हर बात को जांचता और परखता था, और साथ ही वह क्या करता था कि क्लास में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पंडित जी से तर्क वितर्क भी करता था और बड़े ही विनम्र शब्दों में पंडित जी से प्रश्न भी करता था। तो लेकिन यह बात पंडित जी को पसंद नहीं आती थी। वह अपने बात के काटे जाने पर गणेश पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे और उसे महामूर्ख गोबर गणेश की संज्ञा दिए हुए थे, और इसके अलावा वे हमेशा उसे बुद्धूराम कहकर भी पुकारते थे, और इसकी देखा देखी इसकी नकल कर कर क्लास के और बच्चे भी उन्हें बुद्धूराम ही कहते थे। एक बार की बात है, पंडित बुद्धिनाथ जी कक्षा में एक कहानी सुना रहे थे। यह कहानी थी एक मदारी की। उसके पास एक बंदर था और एक बकरी थी, जिसकी सहायता से वह क्या करता था? खेल दिखाता था। एक दिन मदारी ने मेले से कुछ केले खरीदे, किंतु केले खाने से पहले उसे नहाने की सूझी तो वह तालाब में चला गया, और जब नहाकर लौटा तो देख क्या रहा है कि केले तो नदारत हैं, यानी गायब हो गए हैं। दूसरी ओर छिलके जरूर बकरी के सामने पड़े हुए थे। मदारी ने बंदर और बकरी दोनों की ओर देखा। बंदर तो बिल्कुल साधु की तरह एकदम भोला भाला बनकर बैठा था, किंतु मदारी को यह समझते देर न लगी यह तो बंदर की ही मक्कारी है। उसने बंदर को 4 छड़ी जमाई और कहा, वाह रे शेख सादी, उस्ताद से ही उस्तादी। अव्वल तो केले खा गया
और दूजे इल्जाम बकरी पर चढ़ा गया। इस तरह से कहानी खत्म हुई और कहानी खत्म कर कर पंडित जी ने सभी बच्चों से पूछा कि बताओ कि मदारी को कैसे पता चला कि बंदर ने ही केले खाए हैं। बारी बारी से उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों से पूछा पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब पंडित जी बड़े ही गुमान से बोले कि अगर बकरी केले खाती तो छिलके भी खा जाती। केले छिलने का गुण तो बंदर के ही पास है। इसलिए मदारी ने अंदाज लगाया, अनुमान किया कि बंदर ने केले खाया और अपना पाप छुपाने के लिए बकरी के आगे छिलके डाल दिया ताकि बंदर केले खाकर मजे करे और बकरी केले खाने के इल्जाम में पीटी जाए। पूरी कक्षा वाह वाह कर उठी। सभी पंडित जी की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, किंतु एक बच्चा गणेश जिसने कुछ भी ना बोला तो पंडित जी गुस्सा हो गए। पंडित जी ने गणेश से पूछा, क्यों रे गोबर गणेश, तुझे कहानी समझ में नहीं आई? तो गणेश ने बिल्कुल निडरता से कहा, मास्टर जी समझ में तो आई कुछ कुछ, पर कुछ ना भी समझ में आई। तो पंडित जी ने पूछा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आई? तो गणेश ने कहा, पंडित जी बकरी तो छिलका खाती है, तो बकरी ने छिलका क्यों नहीं खाया? बकरी ने छिलका इसलिए नहीं खाया ताकि बंदर की चोरी पकड़ी जाए और सबूत देखकर मदारी समझ जाए कि बंदर ने केले खाए हैं। तो बकरी कैसे मूर्ख हुई, बुद्धू हुई? इसका मतलब है कि बंदर से भी ज्यादा बकरी चालाक हुई। अपनी बात के काटे जाने पर पंडित जी आग बबूला हो गए और डांट कर उन्होंने गणेश को बैठा दिया। तो यह थी गणेश यानी बुद्धूराम और मास्टर जी पंडित बुद्धिनाथ की पहली भिड़ंत। इसी प्रकार से आगे भी पंडित जी और गणेश में भिड़ंत होती रही। तो बच्चों अब इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।